जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इस समय ठंडी का मौसम भी चल रहा है और अपने यहाँ तो ठंडी बहुत अच्छी खासी पड़ रही है। तो आप सभी लोग अपने आप को अच्छे से इस ठंडी के मौसम में बचा कर रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, क्योंकि आपको 1 महीने 2 महीने के बाद आपको बोर्ड एग्ज़ाम भी देना है, अच्छे नंबर्स भी लाने हैं। इसलिए आप अपने को बचा कर रखिएगा। और अंग्रेज़ी में एक कहावत भी है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो इसी कहावत को याद रखे हुए आप याद करते हुए आप अपने आप को रखिएगा, स्वस्थ रखिएगा। आइए देखिए, कल की क्लास में मैंने बात किया था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होती है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनते कहाँ पर हैं। तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि अवतल दर्पण में कुल मिलाकर के 6 स्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर हम लोग वस्तु को रखते हैं और उन्हीं 6 स्थितियों के माध्यम से प्रतिबिंब की स्थिति भी निर्धारित की जाती है। और मैंने आपसे कहा था कि आप घर पे जाकर के 2-3 बार अच्छे से बढ़िया इसको प्रैक्टिस करिएगा, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन फ्यूचर, भविष्य में। और उम्मीद भी है कि आप लोगों ने ऐसा किया भी होगा। फिर मैंने आपको कहा था कि कल हम लोग बात करेंगे कि जो किरण आरेख है वो कैसे खींचा जाता है। तो उस विषय में मैंने आपसे कहा था कि किरण आरेख खींचने के लिए आपको 4 नियम चाहिए और 4 में से 3 नियम इस किरण आरेख को खींचने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। वो क्या क्या हैं, आइए पहले नियम की बात करते हैं। किरण आरेख खींचने के लिए जो नियम चाहिए अपने आप को, वो क्या क्या है। वो पहला नियम क्या कहता है, मान लीजिए कि आपके पास यह कोई अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है, यहां पर दर्पण का ध्रुव P है, यहां पर F है और यहां पर आपका C है और इधर कहीं आपका अनंत है। पहली स्थिति, पहला नियम कहता है कि जब कभी भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, यह क्या है, ये मुख्य अक्ष है, आपका मुख्य अक्ष है, ये वाला, ये मुख्य अक्ष है, ये लाइन पूरी। जब भी कभी प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो परावर्तन के पश्चात यह हमेशा फोकस से होकर के निकलेगी। याद रखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। यदि आपको ना याद रहे तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी फेयर कॉपी में, वीडियो फिर से देखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। दूसरी स्थिति, फिर से यह रहा आपका अवतल दर्पण, यहां पर है P, ये आपका है मुख्य अक्ष, यहां पर है आपका F, यहां पर है आपका C और यहां पर कहीं है आपका इनफाइनाइट। दूसरी स्थिति या दूसरा नियम, दूसरा नियम कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण, देखिए ये जा रही है, वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट आती है जिस मार्ग से जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस लौट आती है। दूसरा नियम है, एक बार फिर से मेरे साथ रिवीजन करिए। पहले नियम पर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण हमेशा परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाएगी।
दूसरा नियम, वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग का अनुसरण करते हुए वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाएगी। समझ में आया? आइए तीसरे नियम की बात करते हैं। तीसरा नियम कहता है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहां पर आपका F है, यहां पर आपका C है और यहां पर अनंत है। ध्यान से, यदि कोई किरण ऐसी हो जो मुख्य फोकस की ओर आए, कहां है? मुख्य फोकस की ओर आए, तो परावर्तन के पश्चात यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी। ध्यान रखिएगा, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो पहला वाला नियम था वो और तीसरा वाला जो नियम है ये तीनों एक दूसरे के विपरीत हैं। कहिए कैसे? देखिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही थी तो वह मुख्य फोकस से होकर के जा रही थी, और जब प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से आ रही है तो वह मुख्य अक्ष के समांतर चली जा रही है। और यह नियम हमेशा लगेगा। जब भी कभी हम लोग आरेख बनाएंगे तो हमेशा याद रखिएगा कि इन तीन नियमों को आप याद रखेंगे। चौथा नियम, चौथा नियम देखिए, चौथा नियम कहेगा, ये आपके पास है अवतल दर्पण, ये रहा आपका ध्रुव, यहां पर P। चौथा नियम, यहां पर है आपका F, यहां पर है आपका C, और यहां डैश 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 यहां पर कहीं आपका होगा इनफाइनाइट अर्थात अनंत। चौथा नियम ध्यान से देखिए, यदि कोई किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो रही हो, कहां पर आ रही हो? दर्पण के ध्रुव पर आ रही हो, तो वो जिस तरह से आएगी तिरछी, ठीक उसी प्रकार से परावर्तन के पश्चात इस तरीके से तिरछी ही निकल जाएगी। तो अब आप याद करिए कि जब मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, तो मैंने वहां पर समतल दर्पण लिया था, और समतल दर्पण में मैंने आपको कहा था कि प्रकाश की किरण इस तरीके से तिरछी आ रही थी, और जिस तरीके से आई थी ठीक उसी प्रकार से तिरछी उसी माध्यम में वापस चली गई थी, और यहां पर एक आभासी अभिलंब डाल करके तब मैंने आपको समझाया था। तो वही देखिए ध्यान से, यदि ध्यान से आप इसे देखेंगे तो ये यहां पर हो गया अवतल दर्पण, प्रकाश की किरण यहां से तिरछी आ रही है, और जिस तरह से तिरछी आएगी ठीक उतना ही एंगल बनाते हुए यहां से ये निकल जाएगी। समझ में आई बात? तो यदि यह चार नियम आपको याद रहते हैं तो आरेख किस प्रकार से बनेगा अवतल दर्पण में, उन 6 स्थितियों में हम लोग उनकी चर्चा अभी करने वाले हैं। आइए करते हैं, याद कर लीजिएगा। आप फिर से यहां पर हेडिंग बनाएंगे आज, अवतल दर्पण में प्रतिबिंबों की स्थिति, प्रतिबिंबों की स्थिति, ये हेडिंग है। आइए पहला, तो क्या आप मुझे बताएंगे कि कल पहली वाली स्थिति में कहां पर हम लोगों ने प्रतिबिंब को रखा था? तो आप कहेंगे सर प्रतिबिंब को आपने कल पहली वाली स्थिति में सबसे लास्ट में यहां पर रखा था, और वस्तु को आपने सबसे लास्ट में रखा था पहली वाली स्थिति में।
तो जब पहली वाली स्थिति में सबसे लास्ट में रखा गया था तो वो पहली स्थिति थी क्या? तो आप कहेंगे अनंत थी। इसका मतलब है कि पहली वाली स्थिति में जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? अनंत पर रखते हैं। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं या रखा जाता है, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आप कहेंगे सर तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, फोकस पर बनता है। अच्छा ठीक है, फिर मैंने आपसे यह कहा था कि इनका आकार कैसा होता है, स्थिति कैसी होती है, प्रकृति कैसा होता है, तो वो भी देख लीजिए। जो कैसा था? बिंदु के आकार का कल बना था, याद करिए। जो बिंदु के आकार का वास्तविक तथा उल्टा, वास्तविक तथा उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। तो पहली स्थिति में क्या है कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, जो बिंदु के आकार का वास्तविक तथा उल्टा होता है। अब आइए इसके किरण आरेख के बारे में बात करते हैं। ये रहा आपका अवतल दर्पण। यहां से खींच दिया गया मुख्य अक्ष, यहां पर बना लिया गया P, यहां पर है आपका F अर्थात फोकस, यहां पर है आपका C और यहां पर है आपका कहीं अनंत इनफाइनाइट। तो क्या कहा गया था कि जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं अर्थात वस्तु यहां पर कहीं रखी हुई है, यहां पर कहीं रखी हुई है, यहां से आने वाली प्रकाश की किरण, देखिए ध्यान से, ये प्रकाश की किरण आई, एक अनंत से आ रही तो नीचे से भी निकाल लीजिए, तो प्रकाश की किरण यहां से भी आई और आपने कहा तो देखिए ये आ रही हैं अनंत से, तो इसका मतलब है कि ये है क्या? तो आप कहेंगे सर ये तो मुख्य अक्ष के समांतर है। मुख्य अक्ष यही तो है, क्यों भैया? मुख्य अक्ष यही तो है। तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, अभी मैंने आपको नियम बताया था, पहला वाला नियम आरेख बनाने की स्थिति में, कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात या तो फिर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के जाती हैं। यही बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बनने वाला प्रतिबिंब यहां पर बन रहा है अर्थात फोकस पर बन रहा है। समझ में आई बात? उधर से आई, इधर की ओर निकल गई, इधर से आई और इधर की ओर निकल गई। अवतल दर्पण में पहली स्थिति में इस प्रकार से आपका प्रतिबिंब बना। हमें प्रतिबिंब बनाना कहाँ था? हमें प्रतिबिंब बनाना था फोकस पर, और फोकस पर तभी प्रतिबिंब बनता कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती, और मुख्य अक्ष के समांतर आई। मुख्य अक्ष के समांतर आने के बाद वही प्रकाश की किरणें परावर्तन की, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से उन्हें जाना था, तो बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? मुख्य फोकस पर बनेगा। ये रही आपकी पहली स्थिति। ठीक है, आइए दूसरी स्थिति के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए दूसरी स्थिति, मैंने कहा था कि दूसरी स्थिति में आप एक स्टेप इधर खिसका करके रखिए वस्तु को। तो जब आपने एक स्टेप इधर खिसकाया होगा वस्तु को, तो वस्तु पहुंच गई होगी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो दूसरी स्थिति में आप लिखेंगे कि जब वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में
वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, के बीच में रखा जाता है, तो प्रतिबिंब देखिए मैंने कहा था कि जब आप वस्तु को एक स्टेप उधर ले जाएंगे तो आप अपने प्रतिबिंब को भी एक स्टेप इधर खिसका करके ले आइए। तो अभी फोकस पर था पहले वाली स्थिति में, अब जब एक स्टेप खिसकाएंगे तो इधर है वक्रता केंद्र और उधर है फोकस, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन जाएगा। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा, फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, ये तो रहा कि ये स्थिति इसकी कहां बनेगी। अब कैसा बनेगा, प्रकृति क्या है, उसका आकार क्या है, तो आइए, जो कैसा होगा, वस्तु से छोटा होगा, जो वस्तु से छोटा। फिर क्या होगा, मैंने कल आपको बताया था कि वास्तविक बनते हैं, वास्तविक होगा। और क्या होगा, तथा उल्टा भी होगा, तथा उल्टा होगा। ठीक है, आइए किरण आरेख खींचते हैं। ये रहा आपका अवतल दर्पण, यहां से मुख्य अक्ष जा रही है, यहां पर P है, यहां पर आपका क्या है, F है, और यहां पर आपका क्या है, C है। यहां पर कहीं आपका अनंत है। ध्यान से देखिएगा, आपको इस बार प्रतिबिंब यहां बनाना है। यहां पर प्रतिबिंब बनाने के लिए आप एक किरण को मुख्य अक्ष के समांतर ले आइए। ये क्या है, ये मुख्य अक्ष है। एक किरण को आप मुख्य अक्ष के समांतर ले आइए। तो नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर के जाएगी। तो ये देखिए फोकस से होकर के निकल गई। प्रतिबिंब बनाना है हमें यहां पर कहीं, तो अपनी समस्या है कि भैया एक को आपने वस्तु को कहां रखा, आपने वस्तु को यहां पर कहीं रखा था, यहां पर कहीं रखा, यहां पर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो अब एक किरण आपको यहां से निकालनी पड़ेगी, और ये क्या है, तो आप कहेंगे यह तो है सर जी सी। तो ये बताइए कि सी से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात क्या इधर से होकर के फिर से वापस नहीं जाएगी उसी मार्ग से? वक्रता केंद्र से होकर के जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। जहां पर दोनों किरणें आपस में मिलती हैं, प्रतिबिंब वहीं पर बनता है, अर्थात ये हो गया प्रतिबिंब आपका। और प्रतिबिंब को हम लोग क्या कहते हैं, देखिए अगर ये A और B है, देखिए उल्टा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अगर ऊपर A था नीचे B था, तो प्रतिबिंब जो यहाँ पर बनेगा नीचे A आ जाएगा और ऊपर B चला जाएगा। अब ये A B वस्तु है, थोड़ा इसको डैश नाम कर दीजिए, तो B डैश और A डैश यहाँ से आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। आइए तीसरी स्थिति के बारे में बात करते हैं। देखिए तीसरी स्थिति क्या कहती है, तो मैंने आपको कहा था कि देखिए दूसरी स्थिति आपकी वस्तु की जो स्थिति थी वो थी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। तो तीसरी स्थिति में मैंने कहा था कि एक स्टेप आप खिसका दीजिए वस्तु को। जब आप एक स्टेप अपनी वस्तु को खिसका देंगे तो वस्तु पहुंच जाएगी वक्रता केंद्र पर। अर्थात तीसरी स्थिति में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, जब वस्तु को कहां रखते हैं, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर
रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अच्छा, ये तो रही बात वस्तु की स्थिति की, प्रतिबिंब की स्थिति की, कि वस्तु को कहां पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। अब प्रतिबिंब है कैसा, उसका आकार क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। तो आइए, जो कैसा होगा, तो आपने कल देखा था कि वक्रता केंद्र पर बनने वाला प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है, जो वस्तु के समान आकार का, वस्तु के समान आकार का, वस्तु के समान आकार का, वस्तु के समान आकार का होता, वस्तु के समान आकार का, और कैसा, मैंने कल कहा था कि वास्तविक होता है। फिर एक चीज और लिखा था, तथा उल्टा भी होता है। समझ में आई बात। आइए इसके किरण आरेख के बारे में बात करते हैं। ये रहा आपका अवतल दर्पण, ये रहा आपका मुख्य अक्ष, यहां पर है आपका F, यहां पर है आपका C, और यहां पर कहीं है आपका इनफाइनाइट। इस बार आपने वस्तु को कहां पर रखा, तो आपने कहा इस बार वस्तु को हमने रखा वक्रता केंद्र पर। देखिए ध्यान से देखिएगा, अब इस बार आपको यहीं पर बनाना है, इसलिए कल मैंने आपको बता दिया था, इस बार प्रतिबिंब आपको यहीं पर बनाना है, वक्रता केंद्र पर ही बनाना है। एक किरण आप यहां से वस्तु से निकालिए जो जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण नियम कहता है कि सदैव मुख्य फोकस से होकर के ही गुजरेगी। प्रतिबिंब हमें यहां बनाना है, वक्रता केंद्र से कोई जा नहीं सकती है किरण, और जब वक्रता केंद्र से कोई किरण जा नहीं सकती है तो अब एक किरण आपको निकालना पड़ेगा फोकस से, और फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहां पर, तो आप कहेंगे मुख्य अक्ष के समांतर होकर के चली जाती है। इस तरह से देखिए, यहां पर किरणें आकर के मिली, और जिस जगह किरणें आकर के मिलती हैं वहीं पर बनता है प्रतिबिंब। तो यहां पर बन जाएगा आपका प्रतिबिंब, और देख लीजिए ये कैसा है, तो आप कहेंगे यह है उल्टा। कैसा है, यह है उल्टा। थोड़ा 1 मिनट, थोड़ा सा 1 मिनट। बनने वाला प्रतिबिंब वो आपका यहां पर बनेगा, तो यहीं पर थोड़ा सा यहां से कट करते हुए इस प्रकार से निकालते हैं। देखिए बनने वाला प्रतिबिंब आपका यहां पर बन रहा है। अगर इसे हम लोगों ने कहा है ए बी, तो बनने वाला प्रतिबिंब हो जाएगा यहां पर बी और ए डैश, या तो ये कह दें बी डैश और ए डैश और बी डैश। ठीक है, कोई दिक्कत। मुझे लगता है कि आज के लिए आप यही 3 याद रखिए, बाकी बनने वाले जो 3 प्रतिबिंब हैं उनको हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए लेकिन हाँ, आप लोग जाइएगा, किरण आरेख खींचने के 3 नियम, 4 नियम हालांकि मैंने बताए हैं, तो उन चारों नियम को और ये 3 स्थितियों में जो प्रतिबिंब बने हैं आप इन्हें याद कर लीजिएगा।
ठीक है? ओके, थैंक यू क्लास।